लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा है। चैप्टर नंबर 4 था हमारे पास कि बुक कीपिंग एंड इनवॉइसिंग। तो फिर उसको हमने समझा, जॉट डाउन किया थोड़े से पॉइंट्स वगैरह। उसके बाद हम लोगों ने इसके एमसीक्यू सॉल्व किए थे। एमसीक्यू के अंदर जो सेक्शन आ रहा था हमारे पास वो भी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया था। अब जो हमारा नया चैप्टर आज स्टार्ट होगा जिसका नाम है रिटर्न। तो रिटर्न करने से पहले जिसका हम लोगों ने कल किया पॉइंट्स जॉट डाउन करेंगे थोड़े से। अच्छा, पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों को लास्ट टाइम कर रहे थे एक्सेल पे शीट बना रहे थे कि कौन कौन सेक्शन है, ताकि याद करने में आसानी रहेगी हम लोगों को। तो सेक्शन नंबर 14 किसका है हमारे पास, चैप्टर नंबर 3 से रिलेट करता है, इसका नाम है रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन 14 भी कौन सा है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन का। सेक्शन 14 कौन सा है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद सेक्शन नंबर 15 जो है वो ओमिटेड है। सेक्शन नंबर 16 जो है वो भी ओमिटेड है। सेक्शन नंबर 17 वो भी ओमिटेड है। सेक्शन 18 ओमिटेड है। सेक्शन 19 ओमिटेड है। सेक्शन 20 जो है वो भी क्या है, ओमिटेड है। ओके, 21 पे आते हैं। 21 सेक्शन किस चीज का है, 14 जो है रजिस्ट्रेशन का है कि रजिस्टर किस किस बंदे को होना है हमारे पास, एफबीआई के पास, मतलब बोर्ड के पास। और अब ये 21 में हमने पढ़ा कि कौन सा बंदा क्या होगा, डी रजिस्टर्ड होगा। इसको कौन करेगा, एफबीआई करेगा। एफबीआई क्यों करेगा, जिसको जरूरत नहीं होगी उसको क्या कर देगा, डी रजिस्टर कर देगा। ये बात हम लोगों ने कल पढ़ी। उसके बाद इसी सेक्शन था डी रजिस्ट्रेशन का, ब्लैक लिस्टिंग का, ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कि अब जो डी रजिस्टर्ड तो कौन करेगा, बोर्ड कर रहा होगा हमारा। कि इस बंदे ने टैक्स नहीं भरी है, इस बंदे को रीसेट होने की जरूरत नहीं, तो बोर्ड क्या करेगा, उसको खुद ही अनरीसेट कर देगा। ये कौन करेगा, ये बोर्ड करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, लेकिन जो सस्पेंड होगा, जो ब्लैक लिस्ट होगा, कौन करेगा, वो आपको कमिश्नर कर रहा होगा। डी रजिस्टर्ड कौन करता है, बोर्ड करता है। और ब्लैक लिस्टिंग कौन करेगा, ब्लैक लिस्ट आपको अपना कमिश्नर करेगा। और सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग में क्या था कि अगर कोई बंदा टैक्स फ्रॉड कर रहा है या या फेक इनवाइस इशू कर रहा है, तो इस तरह के अगर मामला में होगा तो उसकी उसको क्या कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद 21 था हमारे पास, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट था। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ये था 21 हमारे पास। फिर सेक्शन नंबर किस पे आए थे, सेक्शन नंबर 22 पे आ रहे थे। सेक्शन नंबर 22 का नाम क्या है, बुक कीपिंग एंड इनवॉइस रिकॉर्ड या रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड, इनवॉइसिंग रिक्वायर्ड। अब सबसे पहले था हमारे पास सेक्शन नंबर 22, जिसका नाम ही क्या था, रिकॉर्ड था कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे पास। इसके बाद हमारे पास था 23 का नाम क्या, हमारे पास टैक्स इनवॉइस। कि टैक्स इनवॉइस उर्दू में इंग्लिश में हो हमारे पास, और रजिस्टर पर्सन क्या कर रहा हो, इसको इश्यू कर रहा हो। और उसके पास ये नहीं है तो उसके पास सीएनआईसी और वो होना चाहिए, एनटीए नंबर। तो टैक्स इनवॉइस। फिर 24 पे आते हैं। 24 लिंक करता है 22 सेक्शन से, रिकॉर्ड से, कि रिकॉर्ड जो हम रखेंगे तो कितने साल के रखना चाहिए, रिकॉर्ड को रिटेन रखना है आपको कितने सालों के लिए, 6 सालों के। तो सेक्शन 24 क्या है हमारे पास, रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स। ये 6 साल तक क्या करना है, रिटेन रखना है। अगर आपका कोई केस चल रहा है एफबीआई के अंदर, तो जब तक वो केस का रिजल्ट नहीं आता, जब तक आप क्या रखोगे, उसको रिटेन रखोगे, भले वो 10 साल ही क्यों ना हो जाए। उसके बाद सेक्शन नंबर 25 है हमारे पास। सेक्शन नंबर 25 डील करता है एक्सेस टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेस टू रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स।
ये था हमारा सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 के अंदर क्या बात हुई थी हमारे पास? सेक्शन 25 में हमने पढ़ा कि ये एक्सेस किसको होगा? कमिश्नर को होगा, साल में एक दफा होगा। इसके अलावा अगर चाहे तो कमिश्नर किसको अपना रिकॉर्ड की किसको दे सकता है? ऑफिस ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को दे सकता है। और कमिश्नर के कहने पे, इनलैंड रेवेन्यू के कहने पे क्या करेगा? इसको असिस्टेंट में इन्वेस्टिगेट करेगा। कौन करेगा? ये करेगा हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर करेगा। असिस्टेंट कमिश्नर क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायरी करेगा। लेकिन कब करेगा? जब कमिश्नर के पास एविडेंस हो बाकायदा कि यार इस बंदे ने क्या किया हुआ है, कोई फ्रॉड किया हुआ है या कोई बंडे। उसके बाद 25 हो गया हमारे पास। 25A है हमारे पास। 25A डील करता है हमारे पास एक ड्राइंग ऑफ सैंपल्स। ड्राइंग ऑफ सैंपल। ड्राइंग ऑफ सैंपल्स में क्या था कि ड्राइंग क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। ड्राइंग मतलब कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो होगा, ऑफिस ऑफ इनलैंड रेवेन्यू क्या लेगा? सैंपल लेगा। किस पर्पज के लिए? टैक्स लायबिलिटी फाइंड करने के लिए या अपना वैल्यू फाइंड करने के लिए। और कितनी लेगा? मिनिमम लेगा, जिससे कम से कम जितना कर सकता है वो उतनी क्या लेगा? यूनिट्स लेगा चेक करने के लिए। उसके बाद हमारे पास 25A है। 25AA आपके पास है, वो डील करता है हमारे पास ट्रांजिशन ट्रांजिशन बिटवीन एसोसिएट। कि अगर लेट से एसोसिएट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कुछ चीज सेल कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू किस पे डिटरमाइन होगी? फेयर मार्केट वैल्यू पे क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू पे क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे उसको। ये हमारे पास था सेक्शन, ये चैप्टर नंबर 4 यहाँ खत्म होता है बुक कीपिंग वाला। अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है हमारे पास? रिटर्न्स का। अब रिटर्न क्या, ये किस तरीके से क्या करेंगे? रिटर्न फाइल करना है हम लोगों को। तो सेक्शन नंबर जो हमारा 26 है वो डील करता है रिटर्न से। तो इसको हम लिखते हैं समझने के लिए सही से। हम बात कर रहे थे किसके? सेक्शन नंबर 26 के। 26 नाम है हमारे पास क्या? रिटर्न। रिटर्न कब तो फाइल होगा? रिटर्न फाइल होगा हमारे पास सबसे पहले तो मंथली बेसिस पे, जो नॉर्मली होता है मंथली बेसिस पे। उसके बाद क्वार्टरली बेसिस पे, और नंबर 3 पे एनुअली बेसिस पे। ये क्या है हमारे पास? ये एक जर्नल रिटर्न है। जो क्या होगा? ये जो फाइल होता है हमारे पास मंथली बेसिस पे होगा, क्वार्टरली बेसिस पे होगा, एनुअली बेसिस पे होगा। इसके बाद अगर हम और बात करें तो कि किस किस को करना है? ये एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को करना है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को ये करना है, ये रिटर्न फाइल करना है आपको। तो रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद नंबर 3 पे, और ये डिसाइड कौन करेगा? बोर्ड विल डिसाइड। बोर्ड विल डिसाइड करेगी। बोर्ड विल डिसाइड, या बोर्ड क्या करेगा? डिसाइड करेगा, सॉरी ऑर्डर देगा। थ्रू किसके जरिए? नोटिफिकेशन के जरिए। नोटिफिकेशन। तो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे। और ये कौन देगा? रजिस्टर्ड पर्सन देगा। इसके अलावा बोर्ड क्या देगा? ऑर्डर देगा थ्रू नोटिफिकेशन। क्या कब कब क्या करना है? रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है 26A और 26AA। तो ये बताता चलूँ मैं कि हमारे पास बोल्ड कर लेते हैं। 26A जो है हमारे पास, 26A जो है वो भी क्या हो चुका? ऑमिट हो चुका। 26AA जो है वो भी क्या हो चुका है हमारे पास से? ऑमिट हो गया है। उसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर? 26AB पे। 26AB डील किससे करता है? एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निश। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निश्ड रिटर्न। Extension of the time for furnishing return। ये टाइम किसको मिलेगा? ये टाइम क्या मिलेगा? ये टाइम अलाउ कौन करेगा? ये टाइम अलाउ करेगा आपको कमिश्नर। ये टाइम वो अलाउ करेगा, कौन करेगा? कमिश्नर करेगा। लेकिन किस फॉर्म में अगर आप इसको रिटर्न में एप्लीकेशन किस में देनी है आपको? इसको आपको एप्लीकेशन देनी है इन रिटर्न फॉर्म।
अप्लाई इन रिटन फॉर्म कमिश्नर। कमिश्नर क्या करना है, रिटन फॉर्म में अपने अप्लाई करना है। कमिश्नर क्या देगा आपको, एक्सटेंड टाइम देगा, लेकिन किसी केस में तो देगा ना एक्सटेंड टाइम देगा, लेकिन टाइम में एक्सटेंशन देगा, लेकिन किस वजह से देगा, रीजन की वजह से। इन्होंने 3 रीजन बताया हमारे पास। सबसे पहले, अगर जो टैक्स पेयर हो वो क्या हो, एब्सेंट हो, कहाँ से एब्सेंट हो, पाकिस्तान से, वो बंदा पाकिस्तान में है ही नहीं तो उसको क्या मिलेगी, एक्सटेंशन मिल जाएगी। सेकंड पे, या तो वो बीमार हो तो उसको क्या मिलेगी, एक्सटेंशन मिलेगी। नंबर 3 पे, या कोई ऐसा वैलिड रीजन हो, अदर वैलिड रीजन, कोई रीजन ऐसा हो कि जिसकी वजह से वो क्या कर दे, उसको एक्सटेंशन अलाउ कर दे। ये बात कहाँ लिखी हुई है हम देख लेते हैं। ये हमने यहाँ से निकाली कि 26 ए बी लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन ऑफ फर्निशिंग टाइम, a registered person required to furnish a return under section 26 may apply in the written to the commissioner for the extension of time to the furnished return। ठीक है, ये रिटर्न फाइल करने का एक्सटेंशन चाहिए तो अप्लाई करोगे। फिर उसने बोला कि नीचे, the the commissioner is satisfied that the applicant is unable to furnish the return to which the application relates by the due date because of, क्यों है, absence from Pakistan, sickness or other misadventure या any other reasonable cause। The commissioner may or the order in written grant the applicant as extension of time for the furnishing। An extension of time shall not exceed 15 days from the due date from the file form for furnishing the return, unless there are the exception circumstance justifying a longer extension of time। तो कितना टाइम दिया जाएगा, और उसको 15 दिन का टाइम क्या दिया जाएगा, मजीद दिया जाएगा। ये सब चीजों के लिए जो ड्रामे हो रहे हैं हमारे पास, इन सब के लिए इसको 15 डेज का इसके पास टाइम है ड्यू डेट के बाद। उसके बाद हमारे पास 26 ए बी क्या है, ओमिट है हमारे पास। 25 पे आते हैं, 27 सॉरी, 26 पढ़ा हम लोगों ने रिटर्न के बारे में। रिटर्न 3 टाइप के होंगे, जनरल रिटर्न थे। अब एफबीआई क्या करेगा, एफबीआई आपसे कभी भी रिटर्न मांग सकता है, तो उस रिटर्न को हम क्या बोलेंगे, उस रिटर्न का नाम है स्पेशल रिटर्न। अब ये क्या होगा, ये आपको ऑर्डर करेगा, एफबीआई क्या करेगा, आपको ऑर्डर करेगा, ऑर्डर होगा बाय बोर्ड। और कैसे ऑर्डर करेगा, थ्रू नोटिफिकेशन। तो स्पेशल बोल दो मैंने, थ्रू स्पेशल नोटिफिकेशन की तहत आपको क्या बोलेगा कि आपके स्पेशल रिटर्न के, फॉर एग्जाम्पल अब बोले कि महीने के बीच में बोल दे कि आप रिटर्न जमा करवाओ पिछले 5 महीनों का, 4 महीनों का। तो वैसे कितने में होता है, क्वार्टरली, एनुअली और मंथली पे। लेकिन अब यहाँ के बोले कि बीच में जमा करवाओ 4 महीने के एक साथ, तो आपको करवाना पड़ेगा। ये क्या आपका स्पेशल रिटर्न। कौन ऑर्डर करेगा, आपको बोर्ड ऑर्डर करेगा, एफबीआई ऑर्डर कर रहा है। उसके बाद फिर हमारे पास 28 पे आता है, स्पेशल रिटर्न हो गया, जनरल रिटर्न हो गया, और एक फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न कौन करेगा, फाइनल रिटर्न प्रोवाइड करेगा आपको जो बंदा क्या हो रहा हो, डी रजिस्टर्ड हो रहा हो। जो बंदा डी रजिस्टर्ड हो रहा है वो क्या करेगा, आपको फाइनल रिटर्न क्या करेगा, देके जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, फाइनल रिटर्न, जो आखिरी दफा दे रहा हो डी रजिस्ट्रेशन से पहले। उसके बाद लास्ट पे 28 के बाद 29। 29 डील करता है हमारे पास रिटर्न डीम्ड टू हैव बीन मेड। अभी क्या है हमारे पास, 29 ये रहा, a return to be made on behalf of a person shall or for all purposes be deemed to have the made by such person or under this authority unless the provided to the contrary। मीन्स कोई और बंदा क्या कर दे, उसको प्रोवाइड कर दे, तो मीन्स आपको मतलब कोई और बंदा क्या रिटर्न फाइल कर दे तो उसकी जगह तो भी क्या माना जाएगा कि आपका रिटर्न क्या हो चुका है, फाइल हो गया है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर क्या था, चैप्टर नंबर 5 था, रिटर्न्स का। अब हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं।
अब लिखा हुआ है मंथली सेल रिटर्न इज फिल्ड बाय ड्यू डेट। हाँ, normally sales return is filed by the due date on the date dash basis, monthly, quarterly, semi-annually या annually। तो हम जो सेल रिटर्न फाइल करते हैं कौन से बेसिस पे करते हैं? मंथली बेसिस पे क्या होता है, रिटर्न फाइल होता है सेल्स टैक्स का। ड्यू डेट वाली बात, तो ड्यू डेट क्या है, 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ है। उसके बाद द बैंक शेल चार्ज एंड सर्विस चार्ज फ्रॉम द कलेक्ट्री रुपीज 20 रुपए, 10 रुपए, 30 रुपए या 15%। तो बैंक कितना चार्ज करती है? द बैंक शेल चार्ज एज सर्विस चार्जेस फ्रॉम द कलेक्ट्री रुपीज 10 रुपीज। कितना चार्ज करेगी? 10 रुपए चार्ज करेगी। उसके बाद रिवाइज सेल्स टैक्स रिटर्न, द रिवाइज सेल्स टैक्स रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन डेज ऑफ द फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, subject to approval of inland revenue having their jurisdiction। कितने दिन के अंदर क्या करेगा? रिवाइज रिटर्न फाइल करेगा। तो रिवाइज सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल होगा कितने दिनों के अंदर? 120 दिन के अंदर। तो ठीक है, क्या हमारे पास 120 डेज। फिर every registered person being a private or public company shall file an annual sales return for a financial year by the date of the following financial year: 30 September, 15 October, 31 December या all of the above। Every registered person being a private or public limited company shall file an annual sales return for financial year by the date of the month following month। तो कब करेगी वो फाइल करेगा 30 सितंबर को। ये बात हमने पहले भी शायद पढ़ी थी। इसकी बात कर रहा है प्राइवेट और कंपनी की बात कर रहा है, पब्लिक कंपनी की। वो कब करेगा एनुअल सेल्स रिटर्न? 30 सितंबर को। उसके बाद where a registered person operates in a different sectors by which different dates of filing of return have been prescribed, such person may file a single return for all sector by such data applicable to dash individual, company, his major activities, and none of these। A registered person operates in different sector for which a different dates of filing of return have been prescribed। ठीक है, वो डिफरेंट सेक्टर्स में क्या करता है, काम करता है, और डिफरेंट उसके बाद फाइलिंग ऑफ रिटर्न की डेट्स वगैरह है। सच पर्सन मे फाइल अ सिंगल रिटर्न फॉर ऑल सेक्टर्स बाय सच डेट एप्लीकेबल टू। जो भी इसकी एक्टिविटीज होंगी उस हिसाब से क्या करेगा वो रिटर्न फाइल करेगा। उसके बाद इन केस ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड, द पेनल्टी शैल बी रुपीज 25,000, 10,000, 5,000 या नन ऑफ दी अबव। तो इससे आगे वाला सेक्शन जो है पेनल्टी का, ये उसके अंदर पॉइंट कवर हो जाएगा। तो वैसे मैं इसका बता देता हूँ कि अगर बंदा कोई फर्निश नहीं कर रहा है इन्फॉर्मेशन बोर्ड से, तो उससे पेनल्टी कितनी है? 10,000 रुपये की पेनल्टी है। इन केस ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड, पेनल्टी शैल बी रुपीज 110,000। तो उसमें पेनल्टी के बहुत सारे स्लैब रेट दिए हैं, 25,000 भी है, 5% भी है, कोई 10% भी बोल रहा है, कोई हायर ऑफ ये। तो और किसी को सजा भी हो रही है, तो उसके लिए पेनल्टी का चैप्टर पढ़ना लाजमी है। तो पेनल्टी हम सही से पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगर कोई बंदा नॉन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए बोर्ड को वो नहीं दे रहा, तो उस पर पेनल्टी कितने की लगेगी? 10,000 की पेनल्टी लगेगी। A person who is registered under Sales Tax Act is required to file a dash with Sales Tax Authority, Sales Tax Return, Income Tax Return, Detail of Purchases या Detail of Sales। तो ऐसा बंदा जो सेल्स टैक्स रिटर्न रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स एक्ट में, तो वो भी क्या देगा? सेल्स रिटर्न की फाइल देगा, रिटर्न करेगा। उसके बाद 8 पे आते हैं, इन केस ऑफ नो एक्टिविटी ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड द रजिस्टर्ड पर्सन शैल
नॉट फाइल रिटर्न, फाइल नल रिटर्न, फाइल नील रिटर्न बिजनेस रिटर्न, या फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द डी रजिस्ट्रेशन. In case of no activity during the tax period, the registered person shall not file the return, fill null return. तो क्या करेगा, अगर कोई एक्टिविटी नहीं हुई है ड्यूरिंग द ईयर तो कोई वो रिटर्न फाइल ना करे, ऐसा भी नहीं हो. बिल्कुल भी आप टैक्स वाले को बताओ तो सही कि भाई कुछ था ही नहीं, तो उसको क्या कर दो, खाली रिटर्न फाइल कर दो, लेकिन करो लाजमी. तो उससे क्या होगा, फिल नल रिटर्न. उसके बाद 9 का, इन केस ऑफ एनी चेंज in the rate of tax during the tax period, change rate shall be applicable on the before such change. Change rate adds effect on the period of after such change. Once written before change and the one written after the change shall be filled. क्या होना चाहिए इसका, जिस टाइम से चेंज हुआ उस टाइम तक क्या कर दोगे, इफेक्ट ले लोगे इसका. तो चेंज रेट शैल बी इफेक्ट ऑन द पीरियड आफ्टर सच चेंज. 10 पे आते हैं. अ पर्सन फाइल सच रिटर्न shall deposit the amount of sales tax with dash income tax department, designated bank, central registration office CRO या local registration office. और the person filing sales tax return shall deposit the amount of sales tax with. कहाँ फाइल करेगा वो बंदा, जिसको बैंक बताया वो क्या करेगा, उस बैंक के अंदर जमा करवाएगा, तो डेजिग्नेटेड बैंक. उसके बाद every registered person is required to file the sales tax return in dash on e-portal. Duplicate, triplicate, single या none of the above. Every registered person is required to file the sales tax return in dash single on e-portal. उसके बाद the sales tax return are to be filled in the designated branches of the State Bank of Pakistan, National Bank of Pakistan, Sil Bank या none of the above. सेल्स टैक्स जो है कौन से बैंक में, कौन सी ब्रांच, किसकी ब्रांच में क्या होगा, फिल होगा, स्टेट बैंक की या नेशनल बैंक की. तो ये कहाँ पे होता है, ये नेशनल बैंक की ब्रांचेस में होता है. तो the sales tax return are filled in the designated branches of National Bank of Pakistan. फिर every private company is also required to file dash return in the additional to monthly sales return. Annually, quarterly, both A and B, or all of the above. Every private company is also required to file dash return in the additional to monthly sale return. तो उसको रिक्वायर्ड है तो क्या करेगा, एनुअली सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करेगा मंथली सेल्स के साथ साथ. द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न इज रिक्वायर्ड फॉर कंपनीज, एओपीज, इंडिविजुअली, ऑल ऑफ द अबव. तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जो है अब सबके लिए है, कंपनीज के लिए भी है, एओपीज के लिए भी और इंडिविजुअल की. तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. उसके बाद द बोर्ड हैज ऑथराइज्ड टू रिक्वायर, the board has authority to require DASH to furnish such summary or detail as may be notified by the companies, AOPs, individually, any person. तो किसको बोल सकता है एफबीआर बोर्ड, किसी भी बंदे को. A sales tax return, a retail sales tax return filed by the retailer up till DASH which sales is made is paid with the sales tax return 15 of the same month, 18 of the next month, या 10th of the next month, या 20 of the next month. क्या होगा इसका, sales tax return filed by the retailer until 18th of the next month, 18 of the next month. उसके बाद dash, a dash in lieu of monthly sales return or retail tax return, statement of sales, detail of output tax, declaration of sales tax, yes, special return. A dash is lieu of monthly sales return or its retail tax return. तो क्या चीज चलेगी, additional to statement of sales, detail of output tax, declaration of sales tax, या special return.
तो 17 का क्या हमारे पास 17 का आ रहा है डी। क्या है हमारे पास द स्पेशल टैक्स, द स्पेशल रिटर्न इन ल्यू ऑफ मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न और द रिटेल टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न और रिटेल टैक्स रिटर्न। डन। A person applying for deregistration shall furnish a special tax, special final nil या all of the above। तो जो deregistration करवा रहा है वो कौन सा रिटर्न फाइल करेगा, फाइनल रिटर्न क्या करेगा, फाइल करेगा। उसके बाद a sales tax return filled by the day shall deemed as a return filled by the taxpayer himself, authorized representative, any person या both A and B या none of the above। A sales return filed by the day to be deemed, तो कौन करवाएगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव करवाएगा या एनी वन द पर्सन करवाएगा, या कोई भी करवा सकता है। तो ऑथराइज बंदा करवाएगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। फिर नील रिटर्न इज फिल्ड बाय द पर्सन वेयर देयर इज नो सेल्स, परचेजेस या बोथ ए एंड बी, या सेल्स टैक्स पेबल। जब कोई पेबल ही नहीं हो तो क्या होगा, आपके पास आप कोई मतलब कोई टैक्स ही बन ही नहीं रहा आपके पास, तो क्या करोगे आप, नील टैक्स रिटर्न क्या करोगे, फाइल करोगे। 20 का क्या हो जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा। उसके बाद द एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश नॉट लेटर देन द ड्यू डेट are true and the correct return in prescribed form to designated bank of any other office specified by the board, indicating the purchase and the supplies made during the dash, the tax due and the paid and such other information, tax period, financial period, both A and B and none। तो सप्लाईज इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, फाइनेंशियल पीरियड, तो हम किसकी बात करेंगे, टैक्स पीरियड की बात करेंगे, तो टैक्स पीरियड आ जाएगा। तो उसके बाद द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट require any person or the class or a person to submit return on days basis, yearly basis, quarterly basis, half yearly basis या none। A board in official required any person or the class of person to submit the return half yearly, quarterly, तो क्वार्टरली कर सकती है। तो क्या होगा सब क्वार्टरली, 22 का क्या हो गया, सी हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद a board may notification in the official gazette require any person or the class or the person to be subject such return as may be prescribed annually in the addition to the monthly, quarterly, either A or B or या D। तो एनुअली के साथ वो कोई सा भी मांग सकती है, मंथली भी मांग सकती है, क्वार्टरली भी मांग सकती है, तो आइदर ए और बी। उसके बाद a person registered under this act shall furnish sales tax return special, sorry, a furnish special return within a such date in such for indicating information such as dash made etc for such period as board may be may by notification in the official gazette, quantity manufactured or produced, purchase goods या goods supplied or payment of arrears या all of the above। दोबारा पढ़ते हैं इसको, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट शैल फर्निश स्पेशल रिटर्न विद इन सच डेट एंड इन सच ऑफ इंडिकेटिंग फॉर्म सच एज क्वांटिटी मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस, परचेज मेड, गुड स्पेसिफाइड इज सप्लाइड और पेमेंट ऑफ एरियर्स। तो क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद हम आते हैं द कमिश्नर मे रिक्वायर एनी पर्सन वेदर रजिस्टर्ड और नॉट or to furnish a return whether or on behalf or the or as an agent or trustee in prescribed form. Such person may furnish the return not days then date specified in the record, later, earlier, before। तो रिटर्न का फाइल नहीं होगा कौन सी डेट के बाद, लेटर के बाद, अर्लियर, बिफोर या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑब्वियसली बात है लेटर। उसके बाद फिर a person who apply for deregistration shall apply for furnish a final return under section dash of the sales tax 27, 28, 30, 29 या 30।
तो डी फाइल करना है किसको, बंदे को फाइनल रिटर्न के अंदर। तो हम लोगों ने पढ़ा 26 जो था हमारे पास रिटर्न का था, 26 ए भी था एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग, 27 था हमारे पास स्पेशल रिटर्न का, ये 27 किसका है, स्पेशल रिटर्न का, और 28 था हमारे पास फाइनल रिटर्न का, और 29 हम लोगों ने पढ़ा कि किसका था हमारे पास, रिटर्न डीम टू बी हैव मेड, और 30 जो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर से डील वो डील करता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा फाइनल रिटर्न। उसके बाद नॉर्मल सेल्स टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड बाय द ड्यू डेट ऑन द डिश बेसिस। नॉर्मल कौन सा, नॉर्मल किस डेट पे होगा, मंथली बेसिस पे होगा, क्वार्टरली या सेमिनली एनुअली, तो नॉर्मल किस पे होता है, मंथली पे होता है। तो ये हमने सेक्शन खत्म किया किसका, रिटर्न्स का। एक दो सवाल ऊपर भी थे रिटर्न के शायद, हमने स्किप किए थे ये। अच्छा ये सेक्शन पेनल्टी का था, तो पेनल्टीज के बाद अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास वो है अपील्स का। ये 29 सेक्शन के बाद डायरेक्ट अपील आ रहा है, तो उसको मैं देखते हैं, लेकिन इसके बाद हमें कौन सा करना है, हमें 30 से सीरीज हमारी स्टार्ट हो जाएगी, 30, 31, 32 ये करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।